हेलो एंड वेलकम बैक इन द फिजिक्स बाय जेके सर। हमारा 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके अंदर हमारे दो लेक्चर हो गए। लेक्चर 1 में हमने बात करी थी कि क्या चार्ज होता है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। यानी पहले लेक्चर के अंदर हम बात करें तो हमने बात की थी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज की, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज की, ठीक है। और दूसरे लेक्चर के अंदर हमने देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर? ये दोनों लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखे तो। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो बात करने वाले हैं वो कूलॉम फोर्स की बात करने वाले हैं, और इस चैप्टर का मेन सेंटर पॉइंट टॉपिक है, यानी कूलॉम्स लॉ। जो भी इसका लॉ है और इसकी जो भी लॉ की प्रॉपर्टीज है, और इससे इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले। तो क्या है इसका लॉ और क्या क्या चीजें होती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर कूलॉम्स लॉ। इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो कूलॉम्स लॉ, या हम बोले तो फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये क्या है आपका कूलॉम्स लॉ। और इस कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद में अगर मान लो मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस है और उसकी वजह से किसी एक चार्ज पर जो हम फोर्स निकालना है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ये हम लोग आज मेनली इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे थ्योरी में। फिर हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इन क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूं कि मैंने दो चार्ज रखे, चार्ज क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हो। मैंने दो चार्ज रखे तो और उनका फोर्स निकाला, तो देखा मान लो उसका एफ फोर्स आया। क्या आया? उसकी वजह से एफ फोर्स, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ध्यान रखना, एफ फोर्स आया। साइंटिस्ट ने करी, लैब में दो चार्ज रखे और उन चार्ज का देखा कि ये इस चार्ज पर एफ फोर्स लगा रहा है ना, और ये भी इस चार्ज पर क्या लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज का मान लो मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, आर डिस्टेंस है, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या है, एफ है। अगर मान लो मैंने क्या कर दिया, इसमें चार्ज क्या कर दिया, एक किसी चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, तो इनके बीच फोर्स क्या हो गया, 2f हो गया। यानी Q चार्ज था तो मेरा F फोर्स था। अगर मान लो मैंने एक को डबल कर दिया चार्ज को, तो मेरा फोर्स क्या हो गया, 2f। यानी जो फोर्स है, चाहे इसको मैं डबल करूं चाहे इसको डबल करूं, फोर्स डबल हो रहा है। दोनों को डबल करूं तो 4 टाइम्स हो रहा है। यानी इसको डबल कर दिया तो भी मेरा क्या हो गया, ये देखो 2 टाइम्स हो गया। पहले इसको डबल किया तो भी 2f है, अब इसको डबल कर दिया तो भी 2q है। इसका मतलब जो चार्ज है, जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो इस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इसके मल्टीप्लिकेशन के। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये एक्सपेरिमेंटल करके बता रहा हूं, फिर हम पूरा लॉ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैंने इसकी डिस्टेंस को पकड़ा। अगर मान लो मैंने आर डिस्टेंस रखी है ना, मैं आपको यहां करके दिखा दूं, आर डिस्टेंस थी, पहले क्या थी, आर डिस्टेंस थी ना, ये देखो आर डिस्टेंस थी, तो फोर्स क्या था, एफ था। अब मैंने क्या कर दी, डिस्टेंस को डबल कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया मैंने, आर से क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, 2r कर दिया, डिस्टेंस डबल कर दी। तो मैंने देखा कि मेरा फोर्स है वो क्या हो गया, उसका 4 टाइम्स कम हो गया। यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां से मेरे दिमाग में आया कि जो फोर्स है वो क्या है, आपके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों चीज को देखा और इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लॉ लिखा कि जो फोर्स है दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मैंने K कांस्टेंट लिखा। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब मैं वापस इसको आपको पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखा रहा हूं, है ना, कि कैसे क्या है चीजें। अगर हम बात कूलॉम्स लॉ की करें
तो मैंने क्या किए, दो चार्ज लिए, एक चार्ज Q1 लिया, r डिस्टेंस पे मैं एक दूसरा चार्ज ले रहा हूं Q2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो कुलॉम ने क्या बोला, कुलॉम ने ये बोला कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के बाद में जो अभी अपन ने की, कुलॉम ने बोला कि पहली बात क्या बोली कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of charges। यानी पहली बात की जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। सेकंड बात उसने एक्सपेरिमेंट से क्या देखी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भाई, यानी जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, जो आर इनके बीच की डिस्टेंस है। ये स्टेटमेंट दिया सेकंड। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के उसने क्या बोला कि आपका जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने उसको लिख दिया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका K क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। क्लियर? ये कूलाम का लॉ था, सिंपल एंड स्वीट, कोई इसमें दोहराई नहीं है। याद करो कि दो चार्ज है, उन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, उन दोनों के बीच का फोर्स उनके चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब ये जो कूलॉम फोर्स है इन दोनों के बीच का, इसका मतलब ये है कि ये जो कूलॉम फोर्स है ये Q1 चार्ज इस पर लगाएगा, Q2 पे अगर फोर्स F लगा रहा है तो ये भी इस पे क्या लगाएगा, इस डायरेक्शन में F लगाएगा। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन का फोर्स इधर, और अगर अट्रैक्शन करते हैं तो इस डायरेक्शन में आता है। आगे देख लेंगे, हम आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हमारे पास में फोर्स आ गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रखो या फिर क्या रखो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, आर स्क्वायर इधर जाएगा, Q1 Q2 नीचे आएगा, तो इसकी यूनिट भी लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, इस K का यूनिट है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space, फ्री स्पेस क्यों, जो हमने चार्ज लिए यहाँ पे Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज, और इनके बीच में कुछ नहीं है, एयर है, फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा। और एप्सिलॉन नॉट आपका जो है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपका 8.5 इंटू 10 टू दी पावर -12। यूनिट क्या हो जाएगा, देखो K का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई है ना। इसका मतलब जो आपका कि सर आपने परमिटिविटी लिखा है, इसका मतलब जो कूलॉम फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल, जो कूलॉम फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, चार्ज पे और डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो ये मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग देखेंगे, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो आप कि अगर मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया एक और एक नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है, ये Q2, तो इन दोनों के बीच में अगर R डिस्टेंस है तो ये जो फोर्स होगा, अगर मान लो मैं दोनों को सेम चार्ज ले लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चार्ज ले लेता हूं इसको, यहाँ पे Q और ये Q, ठीक है। अगर मान लो मैंने इन दोनों का सेम चार्ज ले लिया तो आपको पता है फिर क्या होगा, फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू K Q इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन नहीं रखूंगा, ध्यान रखना, फोर्स ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसलिए आपका माइनस साइन इसका जो है आप नहीं रखोगे, आप इसका पॉजिटिव वैल्यू ही रखोगे ऑलवेज, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स, अब देखो माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी ये चार्ज इस चार्ज पर इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तभी अट्रैक्शन होगा, है ना, रिपल्सन नहीं सॉरी अट्रैक्शन। अगर ये, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है, अब ये चार्ज इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्लियर। यही अगर मान लो मैंने दोनों क्या ले लिए, नेगेटिव चार्ज ले लिए, क्या ले लिए, नेगेटिव चार्ज ले लिए, बीच की डिस्टेंस वही R, तो आपका फिर वापस फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस बार ये इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इस पर इधर लगाएगा, ये ध्यान रखना, ये फोर्स हमेशा दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम है, एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं, ये भी इधर F इधर लगा रहा है इधर, ये आपका अट्रैक्शन की बात हो गई, अट्रैक्शन इज अ फोर्स, ये रहा देखो अट्रैक्शन की बात हो गई, और ये बात आ गई आपकी हो गई रिपल्सन की, किसकी हो गई, रिपल्सन की, क्लियर। तो ये आपका कूलॉम फोर्स हो गया, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिए, पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी ले चुका हूं, अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, चलो ले ही लेते हैं यहाँ पे, कि थर्ड केस देखो, इधर मेरा फोटो है तो थोड़ा फोटो के पीछे तो आएगा, दिखेगा नहीं, यहाँ 3 नंबर यहाँ डाल रहा हूँ, अगर ये प्लस क्यू है और इधर ये प्लस क्यू है, तो अब तो सिंपल सी बात है कि सर यार समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये चार्ज इस चार्ज को वापस वही रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है और आप लोग समझ चुके हो कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं कूलॉम्स फोर्स। क्या बोलते हैं, कूलॉम्स फोर्स, या कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है, कूलॉम्स लॉ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो आपको ये है कि अगर सर आपने बोला कि यहाँ पर ये इसके इन दोनों के बीच में एयर है या फ्री स्पेस है, तो हम एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। अगर मान लो मीडियम हो जाए तो क्या करना है, वही आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या फिर हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से शो करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R से शो करते हैं, एक ही बात है। ये दोनों चीजें हम कैसे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज लिया Q और दूसरा चार्ज लिया Q, ठीक है, और इन दोनों को ये फ्री स्पेस है, पहले फ्री स्पेस है, ठीक है। तो आपको पता है कि फ्री स्पेस है तो इसमें इसके भी इनका जो फोर्स होगा F दैट इज K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लो मैं इन दोनों के बीच में, ये पहली कंडीशन है, अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, क्या रख दिया, कोई मीडियम रख दिया। मान लो ये मैंने क्या रख दिया, कोई मीडियम रख दिया, चार्ज है। अब इसमें इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मान लो K है, इस मीडियम को मैंने रख दिया यहाँ पे। अब कोई क्या है, मीडियम है, ठीक है, अब मीडियम है, अब ये मीडियम है, तो जो फोर्स होगा मीडियम का फोर्स Fm दैट इज, ये जो इस फोर्स को भी इसकी वैल्यू लिखो, इस फोर्स की ये वैल्यू लिख लो भाई, एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख लो, है ना। एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में क्या होगा कि भाई K की वैल्यू रखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जो मीडियम का फोर्स होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M,
क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम, यानी उस मीडियम की आपकी परमिटिविटी आ जाएगी इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब भी हमारे पास में मीडियम होगा तो मीडियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला, मीडियम की परमिटिविटी रख के और यही फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। लेकिन मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी जाएगी, आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी जाएगी। तो कैसे निकालनी है मीडियम की परमिटिविटी, आओ चलो बात करते हैं। आओ चलो बात करते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब अगर मान लो मैं इन दोनों फोर्स का रेशियो ले लूं, इन दोनों फोर्स का क्या ले लूं कि सर रेशियो ले लो भाई, एफ फ्री स्पेस अपॉन एफ मीडियम, क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 एप्सिलॉन एम इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है जो चीजें सेम है वो तो कट जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम चीजें कट जाएगी। ये कट गया भाई, है ना, 1/4 से भी कट गया। तो देखो ये क्या है, 1/एप्सिलॉन है और ये 1/एप्सिलॉन है। तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, नीचे। तो मेरे पास जो दोनों फोर्स का रेशियो आया F/Fm दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी रेशियो को मैं क्या बोलता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोल देंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। यानी आपका एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, आपका एप्सिलॉन आर, इसको के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो मीडियम की जो परमिटिविटी कैसे निकालोगे, मीडियम की परमिटिविटी क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन आर उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको दी जाएगी। वो क्या होगी, जैसे आपको बोला गया ये दो चार्ज है जिनके बीच में वाटर है रखा हुआ और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है। तो आप क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वाटर की जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी आ जाएगी। या मैं ऐसे बोलूं, अब यहां पे देखो यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं F/Fm इज इक्वल टू के या एप्सिलॉन आर। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे आपको दिख रहा होगा एफ एम जो मीडियम का फोर्स है दैट इज F बाय के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक दो चार्ज है जिनके बीच में फोर्स है 100 न्यूटन, और मैंने उसमें क्या कर दिया, उस चार्ज के अंदर क्या कर दिया, एक मीडियम रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। तो बताओ उसका फोर्स कितना होगा, तो उसका फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर दोगे ओरिजिनल फोर्स से तो मीडियम का फोर्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है कि नहीं है, बताओ ना, क्लियर। चलो भाई, बहुत इजी बात है इसलिए आपको क्लियर हो गई होगी और हमने एकदम डिटेल में देख लिया। और यही देखो सबसे बेस्ट पढ़ने का तरीका है जो आपको यहां पढ़ाया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई नहीं पढ़ा सकता ऐसा। क्यों ऐसा, मतलब पढ़ाने वाले बहुत है लेकिन सब चीजें आपको नहीं देंगे। अगर कोई स्कूलिंग का पढ़ाएगा तो सिर्फ स्कूलिंग की चीजें पढ़ा के, अगर नीट आईआईटी का पढ़ाएगा तो उसको डेरिवेशनों से, थ्योरी की डिटेल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चंस में मास्टरी करनी है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फिजिक्स बाय जेके सर में हो रही है। क्लियर है ना। तो आपको ये सारे नोट्स बना के इनको पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन। अभी इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तब आपको अच्छा ये सर ने कंसेप्ट बताया और ये इसका क्वेश्चन। क्लियर, देख लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे। जैसे मान लो एक आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q, है ना।
इसके बीच और डिस्टेंस है r, ठीक है। इनका फोर्स है F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। ये पहले फोर्स था, ओरिजिनल मतलब इनिशियल फोर्स ये। अगर मान लो इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस में सेम रखूं और इनको पानी में डिप कर दूं, क्या कर दूं, पानी में डिप कर दिया तो, और उसकी मानो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने मान लिया 80, ठीक है। मान लो अब इनको मैंने क्या कर दिया 80, मतलब यहाँ पे इसको इन दोनों को r डिस्टेंस पे ये, लेकिन क्या है वाटर में है, क्या ये चार्ज क्या है वाटर में। तो आपका जो नया फोर्स होगा इस मीडियम का दैट इज F बाय 80। सीधा सिंपल सा फंडा है, हमने आपको समझा दिया और आपने कर लिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अभी जो फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज है इसका दूसरा नाम क्या है कि सर कूलॉम फोर्स। अभी आपने बताया ना कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम फोर्स, ठीक है। ये फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो लिमिटेशन ये है कि जो ये कूलॉम फोर्स है ना, ये फोर्स आप इसकी रेंज होती है कि 10⁻⁻15 से काफी बड़ी डिस्टेंस तक ये काम करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आप चार्ज की साइज जब डिस्टेंस के लगभग इक्वल ले लेते हो तब दिक्कत होती है। कैसे, अगर मान लो अगर आपके चार्जेस पॉइंट चार्जेस की बजाय, यहाँ पे देखो ये मैंने चार्जेस ले रखे Q1 Q2, इसमें इन दोनों की डिस्टेंस 3 मीटर है, बिटवीन डिस्टेंस चार्ज की बिटवीन डिस्टेंस 3 मीटर है, लेकिन ये चार्ज की जो रेडियस है वो भी 2 मीटर है, तो इनके लगभग डिस्टेंस इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपका कूलॉम फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपेरेबल हो गया, रेडियस और डिस्टेंस बीच की कंपेरेबल है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तभी काम करेंगे जब ये पॉइंट चार्ज हो। इसीलिए तो कहते हैं ना फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट जैसा चार्ज होना चाहिए, यानी इसकी रेडियस बहुत कम होनी चाहिए डिस्टेंस के कंपेरेबल, इसलिए फोर्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्या होगा, कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है और इंपॉर्टेंट बात भी है, ठीक है। और क्या है, चार्ज शुड बी स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था कि हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि चार्ज हमारा क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और रेस्ट पे चार्ज ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और रेस्ट पे चार्ज है जो कूलॉम फोर्स लगाएगा। तो हमने बात की थी, तो इसमें भी चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। और अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर। और अगर मान लो एक्सेलरेटेड है चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो यहां पर क्या बात है, लिमिटेशन क्या है कि चार्ज शुड बी स्टेशनरी फॉर कूलॉम्स लॉ, ये भी बात कर ली। स्टार्टिंग में कूलॉम्स लॉ में बात करते कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये कैसे फोर्स लगाएंगे, एक ये Q नंबर 1 जो चार्ज है उस पर Q2 की वजह से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये देखो ये 1, इसका मतलब है F12 का मतलब है 1 पर फोर्स 2 की वजह से इस डायरेक्शन में है, और 2 पर फोर्स 1 की वजह से इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों सेम साइन के चार्ज है। क्लियर। अगर अनलाइक चार्ज हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे Q1 Q2, देखो एक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस पर 1 पर 2 की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और इस पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें वेक्टर लॉ की, चलो भाई कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म की बात। मैं आपको यहां पर लिख दिया मैंने Q1 चार्ज, और यहां पे लिख दिया मैंने Q2 चार्ज, ठीक है, ठीक है। और ये इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। अब यहां पर ये जो फोर्स है इस पर मान लो रिपल्सन का फोर्स लगेगा 2 पर 1 की तरफ से, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए। और इस पर आपको पता है कि सर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो F ये 1 पर 2 की वजह से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। क्लियर, इन दोनों की डायरेक्शन। और अगर मान लो ये वाली डायरेक्शन लूं तो r, यहां तो डिस्टेंस, तो बीच में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो r है, लेकिन अगर मान लो इसको मैं लिखना चाहूं इससे इधर, तो ये r12 वेक्टर होगा और ये r21 वेक्टर होगा। या अगर आप r वेक्टर भी लिखते हो तो आपको r की डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना, r कैप डायरेक्शन क्या, देखो 2-1 कैप और 1-2 कैप है ना। तो ये हम अगर बात करें इस डायरेक्शन, इधर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये r1 से 2 कैप, और ये जो होगी मैं इसको लिख रहा हूं 2 से 1
आ रहा हूं तो 2 1 कैप, R 2 1 कैप। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा है, ध्यान रखना। फोर्स है और यहाँ डायरेक्शन का उल्टा नाम दे रहा हूं मैं। यहाँ F12 फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, F27 कैप। क्लियर, ये आर की आपकी डायरेक्शन होगी। चलो भाई आगे बढ़े, लिखे। अगर मान लो मैं फोर्स को लिखता हूं, अब देखो बस वही कूलम्ब्स लॉ लगाना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। अभी इतनी देर हमने मैग्नीट्यूड लिखा था, इस बार अपन इसका क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्शन भी साथ में लिखेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं F12, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लिखो, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख दो। वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया 1/4πε0 या k लिख दिया इंटू Q1 Q2 अपॉन R², R इसका मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है ना। और इस डायरेक्शन में मैंने क्या बोला, R21 कैप। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लो मैं इसको बोल दूं F21 वेक्टर, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। लिख लो यहां पे, ये लिख दिया मैंने कि भाई F121 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, इधर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी डायरेक्शन क्या है, 1 2 कैप। क्या है, R12 कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया। भाई डायरेक्शन साथ में लिख दी, वेक्टर फॉर्म में इतना ही है। लेकिन मैंने कहा भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, तो ये तो आप लिख सकते हो बेधड़क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो मैंने कहा अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं डायरेक्शन को इक्वल कर सकता हूं कि सर, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल डायरेक्शन है, तो किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। वेक्टर में पढ़ा था, जो आपके एंटी पैरेलल वेक्टर है उनको किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पैरेलल वेक्टर बन जाता है। यानी R12 जो कैप है डायरेक्शन, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये R21 कैप इक्वल हो जाएगा। ये दोनों डायरेक्शन इक्वल हो गई माइनस से मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो फोर्स है, यानी अगर इनको वेक्टर फॉर्म में इक्वल लिखना है तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। आप इसमें से किसी भी एक को यहाँ पे आप 2 1 वेक्टर की जगह, आप 1 2 वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का 2 1 वेक्टर। फिर दोनों तो इक्वल हो गए, फिर जो डायरेक्शन चेंज हो वही तो अलग अलग थी, वो इक्वल होगी। ये आपका क्या है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म। क्या है, वेक्टर फॉर्म। फोर्स का क्या है, वेक्टर फॉर्म। क्लियर, आई बात समझ में। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ हमने कर दिया। या आपको वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो बोर्ड के हिसाब से थ्योरी बता रहा हूं, और आपको नीट RIT के हिसाब के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है ना, एक ही वीडियो में आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि सर आप तो वीडियो बहुत बच्चे बोल रहे हैं, एक दो के बच्चे के मैसेज आए, सर आप तो इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हो यार, लेंदी बना रहे हो। मैंने कहा बेटा आपको यूट्यूब पे जब वो आप टाइम देखते हो ना तो आपको लगता है कि बहुत लंबी वीडियो है, लेकिन जब क्लासरूम में बैठते हो ना 2 2 घंटे क्लासरूम में, तब आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां टाइम लिखा हुआ नहीं आता सामने। लेकिन चीजें अगर जो आपको एक्सप्लेन करूंगा और अगर पूरी आपको पढ़नी है तो उसमें टाइम तो लगेगा। इतना टाइम सब जगह लगता है, ये आपका मन का भूत है कि सर यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा नहीं लग रहा है बेटा, बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें हो गई, और थोड़ी सी स्पीड में कम भी रख रहा हूं, समझ रहे हो, क्योंकि स्पीड कम रखना ही जरूरी है। मैंने तो एक दो थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा ली थी, मेरी तो आदत है स्पीड में पढ़ाने की, क्योंकि इतने दिन भर इतने बैच है, इतने बच्चों को तो फटाफट पढ़ाते। तो क्या हुआ, एक दो का बच्चे का फोन आ गया, मैसेज आ गया, सर बहुत मेरे तो आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो। तो सबका वो लेवल वो कैच करने का वो नहीं होता, इसलिए जिसको धीरे लग रहा है वो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने सोचा अच्छा यूट्यूब के पास तो ये है ना कि स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो अपन धीरे रखते हैं, बढ़ाने वाले बढ़ा लेंगे। चलो भाई, वेक्टर
फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये वाली क्या है, इंपॉर्टेंट बातें। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स क्या है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं नीट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि सबसे पहले हम अगर बात करें तो देखेंगे कि भाई जो ये फोर्स है, इस फोर्स की कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो अभी हमने फोर्स देखा, उस फोर्स के अंदर ये देखा कि भाई उसके मीडियम में क्या रखने पे क्या हो जाता है ना। और ये देखा हमने कि भाई अगर मान लो फोर्स के चार्ज कम ज्यादा कर ले, बढ़ा ले, कर ले तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस में क्या चीजें हो जाती है ना। तो ऐसे ही हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो ये जो फोर्स है इसमें कहां से इसका फोर्स लगना स्टार्ट होगा, रेंज बात करते हैं, आओ। रेंज ऑफ कूलॉम फोर्स, अगर मान लो आप देखो एटम के अंदर आप जाओ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी, देखो इधर आपको पता है एक न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अरे सर ये कौन सा नया नाम आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने तो कूलॉम फोर्स पढ़ाया। अरे भाई कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, चार्ज की रेस्ट पे स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इस फोर्स या कूलॉम फोर्स। तो ये कूलॉम फोर्स है, ये अंदर लग रहा है। सर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो कैसे लग रहा है, न्यूक्लियस के अंदर तो हमने पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स लगता है, बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स लगता है। क्या एक जगह पे एक से अधिक फोर्स नहीं हो सकते, हो सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है किन किन के बीच, न्यूक्लियॉन्स के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब इसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन भी तो है ना, इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में क्या लगेगा, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी या कूलॉम फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, कूलॉम फोर्स भी। लेकिन ये फोर्स इतना कम होता है न्यूक्लियस फोर्स की कंपैरिजन में कि इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो रेंज हो गई कि फोर्स तो बहुत कम डिस्टेंस से लगना शुरू हो जाता है, 10⁻⁻15 से लेके हाई इंफिनिटी तक लग जाता है, ये रेंज होती। तो रेंज ऑफ कूलॉम फोर्स कि 10⁻⁻15 से लगना शुरू होता है, उससे कम में तो नहीं लगता है, उससे कम में तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे तगड़ा पावरफुल फोर्स है, ठीक है, हमारे नेचर का। इज इट क्लियर, पहली हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इंपॉर्टेंट बात हो गई रेंज ऑफ कूलॉम फोर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इट्स फॉर्म, एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं बार बार बोल रहा था कि अरे फोर्स जो लग रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, आर डिस्टेंस है। मैं बोल रहा था अरे फोर्स जो लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड में सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है। सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड और क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। अरे भाई जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है और सेम मैग्नीट्यूड होता है और दोनों डिफरेंट बॉडी पर फोर्स काम करते हैं, डिफरेंट बॉडी पर फोर्स काम करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे सर ये एक्शन रिएक्शन तो हमने एनएलएम में पढ़ा था, वहां 11th क्लास में, बिल्कुल वहां पे आपने देखा था कि अगर कोई दो डिफरेंट बॉडी पर, किसी दो डिफरेंट बॉडी पर क्या हो रहा है, आपका फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। मान लो एक ब्लॉक है, अब आप बताएंगे मेरे को कि ऊपर नॉर्मल लग रहा है और इसको बैलेंस कर रहा है mg, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है और क्या मैग्नीट्यूड सेम है, सर बिल्कुल सेम है। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बताओ। तुम्हारे मन में चल रहा है हाँ सर एक्शन रिएक्शन तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं
ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्या क्या कमी है कि सर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बिल्कुल है, सेम मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, लेकिन डिफरेंट बॉडी नहीं है। डिफरेंट बॉडी पे काम करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पे काम करता है। तो हमारा न्यू जो कूलॉम फोर्स है ये भी क्या है? एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो कैसे, दोनों बॉडी डिफरेंट है, ये इधर है, ये इधर है, इस पर फोर्स एफ लग रहा है, इस पर फोर्स एफ लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। तो ये क्या करता है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कि अगर कूलॉम फोर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कूलॉम फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। यार ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि बताओ कि विच इज ट्रू, या फिर आपको असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया। इट जो कूलॉम फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सर एक्शन रिएक्शन पेयर भी है, सेंट्रल फोर्स है, ये क्या बात है? सेंटर में लग रहा है क्या? ऐसा क्या है सर सेंट्रल फोर्स? अरे भाई, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है या आपको किसी टीचर ने पढ़ाया है तो आपको वहां पे बताया होगा कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। इधर देखना, अगर मान लो मैं पीछे वाली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी कि एक्शन रिएक्शन पेयर, उसका अगर ये एग्जांपल दूं कि सर ये लो भाई, ये लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स अगर मान लो ऐसे लगता है एफ, और इस पर फोर्स लगता है एफ ऐसे, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? पहले तो मेरे को ये बताओ। अच्छा, अभी सर ने मेरे को बताया कि ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, एक एफ ऊपर है, एक एफ नीचे, यहाँ है, और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यहाँ है, तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, डिफरेंट बॉडी है। बिल्कुल, ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन अब क्या ये कुलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है या कुलॉम लॉ के हिसाब से लिखा है क्या? अरे नहीं सर, अभी आपने बताया था कि कुलॉम फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगता है, इस पर इस डायरेक्शन में लगता है। बिल्कुल, और इसी डायरेक्शन में जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया कि आपके दोनों चार्ज के मिड पॉइंट की जो लाइन ज्वाइनिंग है, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही फोर्स क्या करता है? काम करता है। ये तो मैंने परपेंडिकुलर बना दिया था भाई। सेंट्रल फोर्स का मतलब हो गया दोनों के चार्जेस के सेंटर्स की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग काम करेगा। फोर्स एक्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस सेंटर। क्या मस्त शानदार बात है कि ये जो दोनों चार्ज है इसके सेंटर की लाइन को जोड़ोगे, इसके अलोंग ही क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन या इधर या फिर इधर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जो कूलॉम फोर्स है एक्शन रिएक्शन के साथ साथ क्या है? सेंट्रल फोर्स है। क्या है? सेंट्रल फोर्स है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई सर। क्या खतरनाक तरीके से समझ में आ गई कि सर आ गई। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव, क्या सर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वही है क्या? बिल्कुल वही है। तो आपको पढ़ा है तो आपको फिर पता भी होंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। चलो भाई दिमाग में दौड़ाओ घोड़े, क्या होता है बताओ। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनसे निकाला गया जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज डजंट डिपेंड ऑन पाथ इन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स
यानी अगर मान लो आपने कोई एक पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो वर्क डन आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? इसी को हमने बोला था कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्लोज लूप के अलोंग जो वर्क होता है वो हमेशा आपका क्या रहता है, जीरो रहता है। ये आपने कंजर्वेटिव फोर्स में पढ़ा था। तो यहां पे इतना ही देखेंगे, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन नेबरिंग चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। शानदार क्यों, अभी आपको पता चलेगा। मान लो मैंने बोला कि एक चार्ज है ये Q1 और इस पर ये एक किसी चार्ज Q2 चार्ज पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये मान लो क्या है, Q2 चार्ज है, तो इस पर फोर्स ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब आप बेधड़क कह सकते हो कि सर इस पर ये फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इस डायरेक्शन में। यानी अगर मान लो मैं एक थर्ड चार्ज Q3 ऐसे ले आऊं, अब आप ऐसे समझो, मान लो ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों के बीच में प्यार है, ये इनका प्यार है। अगर मान लो एक और जना आ गया, थर्ड पर्सन आ गया इनके बीच में, तो यहां पर इसको जो प्यार ये करने लगा, इस प्यार की वजह से इसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। इसी से समझिए, यानी Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पर फोर्स था F के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने क्या कर दिया, एक चार्ज और रख दिया, एक चार्ज और रख दिया Q3, और इस Q3 चार्ज की वजह से, इस Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा, Q1 चार्ज की वजह से Q3 पर जो फोर्स लगेगा के Q1 Q3 अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो इसकी वजह से, इस पर फोर्स लगने की वजह से इसके फोर्स में कोई कमी नहीं आई। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, जूते खाओगे। अगर मान लो मैं बात करूं, एक बार वापस समझना कि Q1 चार्ज की वजह से Q2 चार्ज पर जो फोर्स है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। अगर Q3 Q4 कोई Q5 कितने भी चार्ज आ जाए नेबर में, किसी एक चार्ज पर वो फिक्स फोर्स लगाता है। इज इट क्लियर? क्या शानदार प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज थी, ये आपको यहीं पढ़ने को मिलेगी। आपने अगर कूलॉम्स लॉ पढ़ा है और आज आप अगर ये क्लास देख रहे हो, तो आप देखिए कि आपको, अगर आपने आपके टीचर से आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, उसके साथ इतनी प्रॉपर्टीज बताई क्या। ये होता है कि आपने एक टॉपिक का टोटल पीएचडी कर लिया। टोटल क्या कर लिया, पीएचडी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, शेयर करते रहो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो हमने अभी वेक्टर, ये कूलॉम फोर्स और इसके प्रॉपर्टीज और इसका वेक्टर फॉर्म जो पढ़ा, इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस है जो हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लो आपके सामने 2 पॉइंट लाइक पार्टिकल्स कैरिंग चार्जेस ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम एंड -5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम आर 2 मीटर अपार्ट। ठीक है भाई, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा कर दो कि एक पॉजिटिव चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम और 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक माइनस चार्ज रखा हुआ है, जो है माइनस का 5 इंटू 10, इसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम एंड स्टेट वेदर इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इसका क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, सर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव। और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू होती है, के कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -9 और इसकी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो आप ये वैल्यू रख दोगे। अब आप इसका सॉल्व कर लो। 10 की पावर +9 से 10 की पावर -9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 3 जा 27 है ना, इंटू 5 10 की पावर -9 अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया 4। और ये अगर आप इसको सॉल्व करो आगे,
तो आपके सामने आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3, 135/4 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व कर लो भाई, आगे सॉल्व कर लो। 135 में आप डिवाइड कर दो 4 का, ठीक है। 4 3 जा 12 लगाया पॉइंट, 4 3 जा 12 है ना, फिर 3 7 जा इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। कोई दिक्कत? मैंने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, ए फ्री पिथ बॉल है ना। पिथ बॉल क्या होती है सर? अरे कुछ एक चार्ज्ड बॉल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए फ्री पिथ बॉल of a mass 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power -8. Find the nature of and magnitude of charge that must be given to a second pith ball B suspended 5 centimeter below A so that A remains stationary. दूसरा ही क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया। समझो पहले क्वेश्चन को। एक मेरे पास बॉल है, पिथ बॉल, जो ए, ये ए पिथ बॉल है, इस पिथ बॉल का नाम ए है, ठीक है। इसका मास कितना है? 8 ग्राम। कितना है? 8 ग्राम, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना है? चार्ज लिख देता हूं 5 इंटू 10 टू दी पावर -8, ठीक है, कूलॉम। ये इसका चार्ज है। अब क्या है कि मैंने क्या करना है कि एक दूसरी पिथ बॉल लेनी है, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर बताना है कि मैं इसको इसके जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे, इसके 5 सेंटीमीटर नीचे उसको मैं क्या करूं? सस्पेंड करूं यहां पे। ये मान लो बी पिथ बॉल है, ये 5 सेंटीमीटर नीचे इसका चार्ज क्या होगा ये मेरे को बताना है, ताकि क्या रहे, ये वाली जो है ए है ना, ये स्टेशनरी में रहे, रिमेन्स स्टेशनरी। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? स्टेशनरी। ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ोगे और डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच। अब यहां से क्वेश्चन आपका एकदम इजी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यहां पे समझ में आ गया कि अच्छा ए को क्या रखना है? स्टेशनरी। तो 11 में पढ़ा था, कोई भी चीज स्टेशनरी है तो मतलब उसके फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। तो मैंने कहा अगर ये मान लो बॉल चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इस पर फोर्स लगाएगी, अभी कुछ भी हो सकती है, अभी मैंने चार्ज डिसाइड नहीं किया है, इस पर फोर्स लगाएगी। और इस पर और कौन सा फोर्स लग रहा है? इस मास की वजह से नीचे लग रहा है mg। अब इस नीचे लग रहा है mg की वजह से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा इसका चार्ज क्या होगा। अगर मान लो ये इसका नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो बॉल क्या है? ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, तो वो भी क्या लगाएगी? नीचे लगाएगी। तो फिर तो क्या है? स्टेशनरी रहेगी नहीं, बॉल तो आ जाएगी। हमें क्या करना है? ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा सेम मैग्नीट्यूड का। कितने सेम मैग्नीट्यूड का? ये ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा F, कूलॉम फोर्स, तब जाके क्या होगा? ये स्टेशनरी रहेगी। और इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी जो नेचर है इस बॉल का, जो नेचर है वो तो हमने डिसाइड कर लिया, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेचर की क्या होनी चाहिए? बॉल होनी चाहिए। अब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हम इस इक्वेशन से या इससे डिसाइड करेंगे। कि मैंने बोला कि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलॉम जो फोर्स है वो mg के इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी। इसी से मैं क्या करूंगा? q की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरा फोर्स क्या रहेगा? Fe क्या रहेगा? k q, इसका चार्ज हमने q मान लिया, q निकालना, इंटू इसका चार्ज क्या है? 5 इंटू 10 की पावर -8 और अपॉन r स्क्वायर। r कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, या इसको बोलूं 0.05 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई 0.05 मीटर का स्क्वायर। और k की वैल्यू भी रख दो साथ में, जब आपको रख ही दिया है सारी चीजें तो k की वैल्यू भी रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने k की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8। और इधर क्या है? mg। mg मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 8 ग्राम, लेकिन हम तो केजी में लेना पड़ेगा, तो 8/1000 इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। अब बस क्या है? अब मेरा काम है सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना। ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया यहाँ पे अप्रोच, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ कंसेप्ट आ जाए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ऐसा जरूरी
नहीं है, क्योंकि जब तक आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तब तक इससे आगे अब नहीं कर पाओगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो जो कट रहा है उसको काट देता हूं मैं, ये मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखू 9 5 जा 45, एक एक चीज किया करो, कोई जरूरी नहीं सारी एक साथ करो। 9 5 जा 45 इंटू ये 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर -8 है, तो 10 की पावर 1 बचा है ना, 10 की पावर 1 बचा, और इंटू क्यू अपॉन में क्या है 0.05 है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0025, ठीक है, इज इक्वल टू 8/100, ठीक है। अब मुझे Q निकालना है, बाकी सबको मैं इधर भेजूं, चलो भाई भेज दो। Q इज इक्वल टू आ गया 8/100 इंटू 0.0025 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10, ठीक है। मैंने जैसा था वैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें कि सर पॉइंट हटा दो, क्यों इसको लेके ढो रहे हो, बिल्कुल हटा दो भाई, हटा दो। आपने बोल दिया कि हटाना है तो बस ये हटा दो पॉइंट, है ना, नीचे 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4, और क्या है, अब और काट लो बाकी सब, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एकदम अच्छे से, आपको समझ आया। 8 इंटू ऊपर है 25, ये 45, देखो 2 और एक 3 और 4, 7 जीरो, 10 की पावर 7, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 8 5 जा 40 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर -7 क्यू, है ना। 40/9 कर सोल्व करो, है ना। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 4.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलॉम इसका क्या आ गया, चार्ज आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट समझना था। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास में इसका नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और क्या वैल्यू होनी चाहिए क्यू की, वो ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट IIT में आते, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। चलो भाई आगे, अगला क्वेश्चन है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज। ठीक है भाई, मैं सपोज कर लेता हूं, मान ले लेता हूं एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर क्या है, बी है, इनकी साइज क्या है, सेम है। मैंने क्या किया, दो स्फीयर इसने बोला बनाने को, मैंने चुपचाप बना लिए। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इट in contact with the second and finally removed from both. What is new force of repulsion between A and B? अब ये जो दो स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर, ये दोनों चार्ज है, आइडेंटिकल है, सेम चार्ज है, ये Q चार्ज, इसमें भी क्या है, Q चार्ज। एक थर्ड स्फीयर में लेके आया, वो भी आइडेंटिकल साइज है लेकिन अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज, ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा है वैसे मैं करता जा रहा हूं। फर्स्ट, पहले मैंने क्या किया, सेम साइज बट अनचार्ज इज बोर्ड द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, ठीक है। यानी ए और सी को मैंने क्या लाया, कॉन्टेक्ट में लाया, ये आपका ए और ये आपका सी। अब इन दोनों का जो टोटल चार्ज था, इसका चार्ज 0 है, इसका Q है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q + 0 क्या हो गया, Q। अरे वही चार्ज प्रॉपर्टी, अब इस दोनों में क्या हो जाएगा, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 और Q/2, ये आपका A और ये आपका C, ठीक है। अब सेकेंडली या फाइनली क्या किया, फाइनली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, यानी अब इसको C को किसके कॉन्टेक्ट में लाया, सेकंड के, सेकंड ये लो भाई, ये रहा आपका सेकंड। बी, इसको किसके कांटेक्ट में लाया, सी के कांटेक्ट में लाए। क्यू पे चार्ज तो बी पे चार्ज क्यू, और इस पर चार्ज क्या आ गया, Q/2। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया सर Q + Q/2 यानी 3Q/2। तो इन दोनों को क्या हाफ हाफ बांट लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल साइज है, तो ये हो जाएगा 3Q/4
और इसके पास भी चार्ज किया जाएगा 3q/4। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। अब इतना कर दिया, अब क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला देख लो, वही करना है अपने को। ये बोल रहा है रिमूव फ्रॉम बोथ व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में रिपल्सन फोर्स क्या है, ये मान लो अब ए है और ये आपका क्या है बी है। ए पर चार्ज कितना बचा q/2 और इसका चार्ज क्या बचा 3q/4। अगर मान लो पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी तो इसमें फोर्स कितना था F = kq²/r²। अब आपका सेम डिस्टेंस है ना। अब फोर्स जो F डैश होगा वो क्या होगा kq/2 × 3q/4 अगर सेम डिस्टेंस पे रख रहा हूँ r², तो ये आपका फोर्स आ गया k, देखो q × q² है ना, 3 आगे आ गया और 4 × 2 = 8, 3/8r²। यानी F डैश जो है वो आपका क्या हो गया 3/8 और ये तो क्या है F kq²/r²। इनिशियल फोर्स, ठीक है, इनिशियल फोर्स का 3/8 टाइम्स हो गया। क्या मस्त क्वेश्चन था और आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट करेंगे। अगला क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल चार्ज Q each are kept at a distance r from each other। ठीक है, जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है वैसा करने का। टू आइडेंटिकल चार्ज Q, r डिस्टेंस पे मैंने इनको रख दिया। ए थर्ड चार्ज Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign और पोजीशन ऑफ द चार्ज Q। शानदार, क्या बात, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए तुम्हारे लिए। क्या है कि एक चार्ज तीसरा चार्ज में कहां पे लाके रखूं कि वो क्या हो इक्विलिब्रियम में आ जाए तीनों चार्ज। एक सिंपल सी बात आप पहले ये याद रखोगे, अगर दोनों चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड के, तो जो पोजीशन होगी चार्ज की, थर्ड चार्ज की, वो हमने क्या कर दी इसके मिड पॉइंट पे लाके रख दिया। क्या लाके रख दिया, मिड पॉइंट पे लाके रखेंगे। ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग अबाउट टू चार्जेस सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जो मैं पूरा चलो एक्सप्लेन करता हूं, आप कुछ भी मत मानो, जो अपन निकालेंगे उसी से मानेंगे। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये क्यू चार्ज है, पहले ये क्यू चार्ज नहीं था, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाता F और वो क्या होता kq²/r², और ये चार्ज इस पर रिपल्सन का फोर्स इधर लगाता सेम F = kq²/r²। कोई दिक्कत कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं ये चार्ज लेके आता हूं, है ना, ये चार्ज लेके आ गया, मान लो ये r डिस्टेंस है तो मैंने इसको x डिस्टेंस पे रखा। क्या रखा, x डिस्टेंस। आप मानो ही मत कि मिड पॉइंट पे x डिस्टेंस पे रखा। तो ये चार्ज अब इस पर क्या है फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये तो, और ये इस पे, तो ये तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये इसको इस डायरेक्शन में इधर लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में इधर लगाएगा। इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला जो ये बड़ा वाला चार्ज लगा रहा है और एक ये वाला जो छोटा वाला लगा रहा है, दोनों ही एक डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे क्या, नहीं। इसलिए इस चार्ज को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी इसका नेचर या हम बोले साइन जो हमने डिसाइड कर लिया कि क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो देखो क्या होगा, इस चार्ज पर फोर्स जो है ना, ये F तो लग रहा है, इस चार्ज की वजह से, जो छोटे वाले चार्ज की वजह से ये फोर्स, इधर मैं आपको अलग कलर से दिखाऊं, इस पर फोर्स जो है वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा ये। और इस पर भी क्या लगेगा, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लग जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम है तो इस फोर्स को और इस फोर्स को इक्वल होना पड़ेगा, और इस पर भी ये जो दोनों फोर्स लगाएंगे इसको भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यानी अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए देखो कि इस चार्ज पर, छोटे वाले चार्ज पर, ये वाला चार्ज है ना, ये वाला बड़ा वाला चार्ज, अब देखो इतने बन रहे तो आप कंफ्यूज मत होना। अब ये बड़ा वाला चार्ज इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये बना रखा मैंने, और इस पर लगाएगा ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मान लो इसको F1 मान लेता हूं, इसको F2 मान लेता हूं, क्योंकि मैंने डिस्टेंस अभी अलग अलग लिए।
तो अगर मान लो चार्ज जो बात करूं, फोर्स की बात करूं, तो फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है, ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यानी F1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम होगा। इन दोनों पर, इन दोनों की वजह से चार्ज, बाकी सब भूल जाओ, इन दोनों की वजह से चार्ज। तो मैं इसका निकाल देता हूं कि सर F, इसका F1 आएगा K Q1 Q2, Q इसकी वजह से इस पे Q1 Q2 यानी Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस x लिए, और इधर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका R माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट ले लिया, तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो R इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू आ गया R बाय 2। ये आ गया ना। मैंने पहले ही बोला था कि सेम चार्ज है तो हमें तीसरा चार्ज कहां रखना पड़ेगा, मिड में रखना पड़ेगा। ये तो हमने क्या निकाल दी, इसकी पोजीशन। दो चीज निकाल चुका हूं, पहली साइन और दूसरा पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब हम बात करें इस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या बात कर लेंगे हम, एक और भी तो इक्वेशन बना सकते हैं हम। क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर मान लो ये चार्ज भी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ये चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसे, इस बड़े वाले चार्ज की वजह से फोर्स ये, और ये छोटे वाले चार्ज की वजह से ये रेड कलर वाला फोर्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इफ Q is in equilibrium, तो क्या होना चाहिए, तो आपका इसको मान लो मैं F, कैपिटल F मान रहा हूं, ये F आपके इसके इक्वल होना चाहिए। मान लो ये Q1 चार्ज FQ लगा रहा है, ये स्मॉल FQ, इसके ये FQ ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या है, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है R/2, यहां से क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, तो K से K कट गया, एक Q से एक Q कट गया, है ना, और ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर बाई 4, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 ऊपर चला गया और इधर आ गया नीचे, तो Q इज इक्वल टू आ गया Q बाय 4, बस हो गया। तो ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया कि कितना होना चाहिए। Q बाय 4 चार्ज का इसमें ले जाके बीच में रखेंगे, तो ये तीनों चार्ज क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे। इज इट क्लियर, है कि नहीं क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड। इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस को क्या कर दी, डबल कर दिया, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। अरे यार, ये एकदम इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते करते अपने सामने अचानक क्या आ गया, लल्लू लाल क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो कह रहा हूं दो चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्यू चार्ज है, ठीक है तो कोई इसको रोक थोड़ी सकता है। ये लो भाई है, आर क्या है, डिस्टेंस है। तो पहले फोर्स क्या था कि सर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कर दी, डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल्ड। ले भाई डिस्टेंस क्या कर दी, 2r कर दी। देयर इंडिविजुअल चार्जेस आर आल्सो डबल्ड, चार्ज भी क्या कर दिए, ये ले भाई 2q और ये ले 2q। तो जो नया फोर्स होगा F डैश, वो क्या होगा, के Q1 Q2। अब Q1 Q2 2q हो गए और डिस्टेंस हो गई 2r स्क्वायर। चलो भाई चलो, F डैश इज इक्वल टू, ठीक है, F डैश इज इक्वल टू 2 2 जा 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, तो 4 से 4 कट गया, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बोले तो इनिशियल फोर्स। इसमें
फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि आपने चार्जेस तो डबल किए तो डिस्टेंस भी डबल कर दी, तो फिर वही फोर्स रह गया। अगर आप चार्जेस डबल करते, है ना, तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाता। अगर चार्जेस डबल नहीं करते, डिस्टेंस को डबल करते, तो 4 टाइम कम हो जाता। लेकिन दोनों ही, उसने 4 टाइम बढ़ाया, इसने 4 टाइम्स कम किया, एकदम क्या एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। क्लियर? जल्दी जल्दी करते हैं, आगे और पढ़ना है अपने को, है ना। सुपर पोजिशन, है ना। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज प्लस q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज माइनस q2 और भाई इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है काफी टाइम बाद। काफी टाइम तो क्या, एक क्वेश्चन के, एक लल्लू लाल क्वेश्चन के बाद अब अच्छा क्वेश्चन आया है कि माइनस q2 एक चार्ज है, चलो भाई है, सेंटर पे है, क्या है, सेंटर पे है ना, ये पूरा चार्ज है। प्लस Q1 चार्ज क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, पे 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 पे, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कौन रिवॉल्व कर रहा है, प्लस Q1 चार्ज सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और मान लो यहां की इसकी रेडियस मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं, r रेडियस मान लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि इन सर्कुलर पाथ रेडियस r, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आपको पता है कि अगर ये बहुत 11th के कंसेप्ट है, ये तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा यहाँ पे। अगर ये मान लो 4 सर्कुलर पाथ में कर रहा है रिवॉल्व, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें जो रिवॉल्विंग करने के लिए इसको जो फोर्स मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से मिल रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, वो मिल रहा है इसको कूलॉम फोर्स से। सेम काम वही रदरफोर्ड का लॉ, रदरफोर्ड ने क्या बोला था ना बोर्स एटॉमिक मॉडल में, कि उसको इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसको कौन देता है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही कूलॉम फोर्स था। 11th क्लास याद आया? बस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, है ना, ये माइनस का है अपने को, तो मैग्नीट्यूड चाहिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर से एक आर कट गया, तो यहां से वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूं, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, है ना। आपको पता है कि मेरे को टाइम पीरियड निकालने के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, के Q1 Q2 m इंटू आर। ठीक है, और ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, के अंडर रूट में हो जाएगा तो v लिखना पड़ेगा ना उधर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कि भाई v इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन अपॉन m इंटू आर। ठीक है, हमें टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरा जो सर्कल ने रिवॉल्व किया, एक कंप्लीट साइकिल किया, उसमें डिस्टेंस साइकिल करने में लगा टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या है कि सर 2πr, इतना तो पता है हम 12th क्लास में, अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम 2πr अपॉन v। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 2πr रख दिया, और अपॉन में इसकी वेलोसिटी रख दी रूट में के Q1 Q2 अपॉन m इंटू आर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आपके पास ऑप्शन मैंने हटा रखे, ऑप्शन में ऐसे नहीं था, ऑप्शन में थोड़ा सॉल्व करके आया था। देखो इसको क्या करो, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 2πr, रूट में एम आर ऊपर चला गया, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रूट में के Q1 Q2 मैंने तोड़ दिया। ठीक है, अब 2πr अगर बाहर लिखा हुआ है, तो इसको अगर रूट के अंदर भेजूंगा तो सिंपल सी बात है, आप क्या लिख दोगे, 4π² और आर स्क्वायर, और एक आर अंदर है तो mr³ अपॉन नीचे क्या है, के Q1 Q2। क्लियर? ये आपके ऑप्शन में था, MCQ था, यहां से कर लेते आप। क्लियर? सिंपल है। आप यहां से भी लिख सकते थे कि आपको ये लिख देते कि सर ये नहीं लिख के मैं तो डायरेक्ट ये लिखता कि सर ये भी तो होता है ना, mv² को ये भी तो लिख सकते हैं, mv²/r को क्या लिख सकते हैं, ये क्या, ये लिख सकते हैं mr⍵² इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लिख के भी आप करते, और फिर ओमेगा को लिख देते 2π अपॉन टी। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट है 11th क्लास के, याद होने चाहिए आपको। चलो भाई आगे बढ़ो। ए फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विद द सेम चार्ज इज एफ। ठीक है, जो बोल रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर है ना, सेम है,
विथ सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज है तो Q और Q ले लिया इन दोनों के बीच में, ठीक है, R डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या है आपको पता है, F है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इनिशियल है, ये इनिशियल पोजीशन दे रखी है। उसके बाद में इसने कुछ गड़बड़ करी होगी और फिर अपने को बोलेगा ये कर लो वो कर लो। क्या गड़बड़ करी, इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर स्फीयर। अच्छा 50% मतलब हाफ, इसके पास Q चार्ज था, इसका 50% मतलब क्या हो गया भाई, Q/2 रह गया, Q/2 रह गया ना, Q/2 मैंने क्या कर दिया रे, ट्रांसफर कर दिया, Q/2 ट्रांसफर कर दिया, यहां से मैंने उठा के ले भाई, इसके पास Q था और Q/2 दे दिया, तो इसके पास क्या हो गया, Q प्लस Q/2 बोले तो 3Q/2। अब वापिस बोल रहा फोर्स निकालो, तो ले, ये ले K Q/2 इंटू 3Q/2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके पास में जो फोर्स आ गया नया वाला, F डैश इज इक्वल टू K Q इंटू Q स्क्वायर, 3 आगे आ गया और Q/2 और 3 और 4 R स्क्वायर, ठीक है, और F डैश क्या हो गया, 3/4 K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इनिशियल फोर्स है। 3/4 F कहाँ है, ये रहा, ये टिक कर दिया, आगे बढ़ गए, क्लियर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं भाई, इतने ही एक टॉपिक में इतने क्वेश्चन कर लिए, और बताओ क्या करोगे आप लोग, अब आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स F, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज Q मान लिया, एक पॉइंट चार्ज दूसरा पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में क्या है, एयर, R डिस्टेंस पे है, और फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इतनी बार लिखोगे कि सब याद हो जाए आपको, लिखते रहा करो साथ में। तो फाइंड द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट द सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अच्छा, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इसको एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर रख दिया। मान लो Q है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भाई Q चार्ज है और ये Q चार्ज, चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस मैंने हटा के नई डिस्टेंस रख दी, और मैंने इसको क्या कर दिया, एक मीडियम में रख दिया, एक क्या रख दिया, मीडियम, और वो मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है भाई, 60 है, 60 नहीं दे रखा, K तो कुछ K तो K है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के फॉर्म में आंसर देना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K, ठीक है। तो यहां पर आपका उससे क्या बताना है, नया वाला फोर्स, तो ले भाई नया वाला F डैश इज इक्वल टू K Q1, अच्छा K इसमें एप्सिलॉन नॉट, अच्छा K ध्यान रखना, 2 K आएंगे यहाँ पे, K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इनिशियल फोर्स था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये वाला K, क्लियर, डिवाइडेड बाय क्यों, हमने लिखा था ना कि मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, जो एयर में फोर्स है अपॉन K, एयर में फोर्स क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन R अपॉन K, इसको मैं F बाई K भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये K को थोड़ा अलग लिख रहा हूं क्योंकि अपन कांस्टेंट K है। तो अब यहां पे मेरे को बोल रहा है कि अब ये जो फोर्स है सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मैंने ऐसे डिस्टेंस पे रखा कि फोर्स क्या है, सेम है, यानी जो आपका पहले फोर्स F था और अब जो मेरा F डैश है वो सेम है, ऐसी डिस्टेंस रखा, इसीलिए डिस्टेंस चेंज की, सेम डिस्टेंस पे रखूंगा तभी F बाई K होगा, क्या होगा, F बाय K होगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, डिस्टेंस सेम नहीं रखी है, तो मैंने कहा भाई R यहाँ पे, इसलिए मैं R डैश कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, R डैश, इसलिए इसको हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, जैसे ही मैंने R डैश कर दी इधर, तो इसको आप हटा दो कि सर F डैश कर दी इसलिए आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है भाई, क्लियर। तो डिस्टेंस ऐसी मैंने कही कि फोर्स मीडियम रखने के बाद भी बराबर है, वरना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलो भाई, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस तो कम हो गई होगी, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ भाई। चलो F इज इक्वल टू क्या है कि सर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इधर क्या है F डैश K Q स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर, और ये K कांस्टेंट वाला, ये K से K कट गया, ये Q से Q कट गया, तो अब यहाँ पे क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R डैश स्क्वायर K इज इक्वल टू R स्क्वायर, दोनों का मैंने क्या लिया, अंडर रूट लिया, तो R डैश इज इक्वल टू अंडर रूट K इज इक्वल टू R, और R डैश फाइंड करनी थी, है ना, तो ये क्या हो गई, R बाय रूट K, R बाय
रूट के। ठीक है, तो आर बाय रूट के क्या है, ये ऑप्शन है, टिक किया और आगे बढ़ गए। कोई दिक्कत है क्या? और भाई ये और क्वेश्चन आ गया, लो। ठीक है, AIPMT का क्वेश्चन है, करो इसको। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D if it is the force of repulsion between the ions, then the number of electron missing from each ion will be। क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा दो पॉजिटिव आयन है, यानी दो पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लो r डिस्टेंस है, और वो कह रहा है कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, r नहीं d मानो, इस बार इसने d दिया। चलो भाई, जैसा बोला वैसा कर दिया। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो इसकी डिस्टेंस आपने क्या ली है, d ले ली दोनों बी के बीच की, उसके बाद कह रहा है कि इफ f इज द रिपल्सन फोर्स, ये d डिस्टेंस है, और f क्या है, रिपल्सन फोर्स बिटवीन द आयन, यानी f रिपल्सन, ये इधर इस पे f लगा रहा है, ये इस पे इधर f लगा रहा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। अच्छा, आप ये एक बात करो, मैंने आपको जब चार्ज पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जब कभी पॉजिटिवली चार्ज कौन होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, इलेक्ट्रॉन वो निकाल देता है, तो लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, यानी इससे इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। कितने मिसिंग है वो तो हमें निकालने पड़ेंगे, लेकिन फोर्स क्या होगा, KQ² अपॉन D स्क्वायर। अगर मान लो मैं इसमें देखूं कि मेरा चार्ज, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन इसमें मिस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मिस होते हैं, तो वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू मान लो n प्लस माइनस n ही होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा था। यही अगर मान लो Q की वैल्यू इसमें रख दूं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इज इक्वल टू आ गया KNE² अपॉन D स्क्वायर। मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो FD² अपॉन K आ जाएगा, और E स्क्वायर भी नीचे आ गया, इज इक्वल टू N²। तो आपके सामने n आ गया अंडर रूड FD² अपॉन KE²। अच्छा, अब K की वैल्यू रख दो इसमें, तो K के फॉर्म में नहीं है, तो यहां पे रखा मैंने, इज इक्वल टू अंडर रूड FD²। K की वैल्यू 1/4πε, तो 4πε0 ऊपर चला गया, नीचे रह गया सिर्फ E²। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये 1/-1/2 है, ये सॉरी +1/2 है, मतलब अंडर रूट है। ठीक है, तो FD² 4πε0 अपॉन E², तो n² हुआ ना, ये Q इज इक्वल टू NE, एक Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पे 2 Q है, तो 2 Q का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, हमने चार्ज लिख दिया, मैंने कहा n इलेक्ट्रॉन लूज करता है मान लो, क्योंकि इसमें n के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ही निकालता, मान लो इसमें n इलेक्ट्रॉन इसने लूज की, तो n की वैल्यू निकाल दी मैंने। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लो भाई। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग कूलॉम्स लॉ, करेक्टली डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स को करेक्टली डिस्क्राइब करता है, अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा गलतियां होती है, ध्यान रखना। आपको रॉन्ग पूछा है ना, आप सही वाले को टिक कर देते हो, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टू द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या कूलॉम फोर्स का ये काम होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, बाइंड करके रखता है। ये स्टेटमेंट सही है। बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, नहीं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने का काम करता है ना, वो न्यूक्लियर फोर्स करता है। किसी भी फोर्स के बस की बात नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स करता है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स माना गया। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि रिपल्सन, ये कूलॉम फोर्स, इसकी क्या औकात की ये उसको बाइंड करे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले। चलो भाई, ये तो हो गया आपका कूलॉम फोर्स। क्या हो गया भाई? कूलॉम फोर्स, है ना, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, प्रॉपर्टीज, और क्या हो गया, क्वेश्चंस, PYQ। ठीक है, अब आगे देख लेते क्या है। एक टॉपिक है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी अगर मान लो मैंने बोला कि ये जो फोर्स
ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अगर हम लोग बात करें तो एक चार्ज पर मान लो मैंने यहां पे चार्ज ले ली, कितने, समझना, मैं आपको पूरा डेराइव करके बता रहा हूं। ये मैंने चार्ज लिया, एक Q1 लिया, एक यहां पे लिया Q2 चार्ज, और एक मैंने लिया यहां पे Q3 चार्ज। ठीक है, तो अगर मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि इस चार्ज जो इसका मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो है मान लो R1 वेक्टर, ये है आपका R2 वेक्टर, और ये है R3 वेक्टर। ठीक है, तो अब ये तीन चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये तीन चार्ज है, तो किसी एक चार्ज पर बाकी दो चार्ज क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मोर देन टू। जब एक फोर्स की वजह से तो हमने लिख लिया था, जब मोर देन टू जब आ जाए चार्ज, क्या आ जाए, मोर देन जब टू आ जाए, उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हमारे पास में लॉ ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि टोटल फोर्स, लिख दे इसको कि टोटल फोर्स on any charge is vector sum due to vector sum due to individual charges। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा, वो इंडिविजुअल चार्जर के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा, डैश डैश डैश, अगर, ठीक है, वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इसको करके देखूं, अगर मैं इसको करके बताऊं आपको, जैसे मान लो ये मैंने लिया, ठीक है, डिराइव करके बताया है ना, समझ लो इसको। देखो अब इसमें मैंने क्या किया, एक किसी एक पे मान लो मैं Q2 चार्ज पे निकाल रहा हूं, तो Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, इसमें लिख देता हूं F21 ऑन, देखो लिखने का समझे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बिल्कुल। इस पर लिख देते हैं Q3, है ना, ये इसकी वजह से चार्ज ये लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, मान लो ये F23, टू पर ड्यू टू 3। अब यहां पर इसकी मान लो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये देखो R1 है और ये चार्ज 2 है, R12, तो ये R21 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही ये जो है R23 वेक्टर। अगर मान लो मैं फोर्स निकालूं, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ना, ये अलग है, ध्यान रखना, ये तो डेफिनेशन होगी, इसके बाद हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे F मतलब क्या निकाल रहा हूं मैं, F21 निकाल रहा हूं, F21 निकाल रहा हूं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान रखना, Q2 या Q1 Q2 अपॉन, देखो R, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, R21 स्क्वायर लूंगा ना, R21 स्क्वायर, तो इसकी डायरेक्शन लिख देता हूं 21 कैप। ऐसे ही एज वेल एज F23 निकालना बता चुका हूं मैं, वेक्टर फॉर्म F Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर R23 कैप। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, टोटल फोर्स, कि आपका टोटल F वेक्टर क्या आ गया, F टोटल फोर्स उस पर चार्ज नंबर 2 पे क्या होगा, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर, है ना, 2 पे, तो ये आपका F आ गया Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर R23 कैप। ठीक है, ये टोटल फोर्स हो गया। अगर आप देखो तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर मान लो तीसरा चार्ज होता, एक चार्ज नंबर 4 होता, तो यहां पे क्या होता, 2 3 की जगह 2 4 आ जाता, यहां Q2 Q3 की जगह Q2 Q4 आ जाता, एकदम पैटर्न। यानी इफ n charges are there, then
टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q2। तो क्या होता है टोटल फोर्स में वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, देखो एकदम सिंपल है कि Q1 Q2 लिखा है तो नीचे क्या आएगा R21 स्क्वायर R21 कैप। फिर लिखता के Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 अपॉन Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर तो R23 कैप। अगर फोर्थ चार्ज होगा तो K Q2 Q4 अपॉन R24 का स्क्वायर R24 कैप। डैश 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 n चार्ज होते तो यहाँ पे Q2 तो फिक्स होता और चार्ज nth चार्ज बन जाता R2n स्क्वायर R2n कैप। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, R कैप 2n। ठीक है, ये हो गया यहां तक, ये आपका टोटल फोर्स हो गया। क्या हो गया? टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर इसका मतलब हमारे पास में जब भी बहुत सारे फोर्स आएंगे तो मैं वेक्टर सम लगाऊंगा। वेक्टर सम यानी वही आपके सारे वेक्टर के रूल लग गए 11th क्लास का वेक्टर। अब यहां से यही आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यही है। अब इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अब यहाँ पे हम लोग लॉ, अब इसमें क्वेश्चन करने और कुछ नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, एक बार इसका एनिमेशन देख लो। द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स ये, ठीक है, ये तीन चार्जेस है तो ये आपका F12 F13 F12 F13, इसकी वजह से जो चार्जेस होगा ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक अब इनके क्वेश्चंस की। बस क्वेश्चन ही ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ही आपको अप्रोच बिल्ड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एट चार्ज Q। यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल लिया है, इसका मान लो एक सेंट्रोइड लिया है, इस सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज रखा है, इस पर फोर्स निकालना है। बहुत बढ़िया भाई, अगर आपको डायरेक्शन और लिखना और आ गई फोर्स की तो आप क्वेश्चन कर सकते हो बेद झिझक धड़ल्ले से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मान लो मैं एक एक चार्ज देता हूं आपका, ये सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये आपका L और ये L और ये L है। ठीक है, यहां ये चार्ज मान लो, इसको पहला चार्ज मानता हूं, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, ये मान लेता हूं मैं F1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मैं मान लेता हूं F2। ठीक है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये मान लेता हूं मैं F3। मैंने तीनों निकाल दिए। अब इनके डायरेक्शन हो गए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये बात, उसको निकालो यहाँ से, ये निकाल के कि भाई ये सर ये तो आपका F1 है, ये F2 है और ये F3 है, और तीनों है तो ये इसमें आप कह सकते हो 120 डिग्री एंगल है तीनों के बीच में। ठीक है, 360 होता है टोटल, तो 120 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट, तो जैसे ही मेरे को दिखा तो मेरे को वेक्टर 11th क्लास का याद आ गया कि अगर ये F1 और F3 का मैं रिजल्टेंट ले लूं, जो यहाँ पे आ जाएगा ये F1 और F3 का रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये F डैश मान लेता हूं, F डैश रिजल्टेंट ऑफ F1 F3, ये क्या है, F1 और F3 का रिजल्टेंट है। अच्छा सर, तो रिजल्टेंट से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो चलो, ये आपका आ गया इसका रिजल्टेंट। तो मैं अगर मान लो इनकी वैल्यू निकालूं, ये F1 क्या है, F1 की वैल्यू निकाली तो क्या है, आपको पता है कि ये चार्ज कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ये डिस्टेंस निकाले हैं तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कैसे निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस सर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये L है, तो ये क्या हो गया, L/2 हो गया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। क्या हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ये एंगल 30 डिग्री का है तो मुझे अब निकालना है, मान लो मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइपोटेनस निकालना है। तो अगर मान लो मैं डिस्टेंस लेता हूँ, ये एंगल लेता हूँ, ये वाली डिस्टेंस लेके ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो मैं cos थीटा लूंगा। cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, L/2 अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या आ गया, cos 30 की वैल्यू थी √3/2 और ये √3/2 और ये L/2h। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया,
एच आ गई एल बाय रूट थ्री, एल बाय रूट थ्री आ गई, तो यहां पे हम लिखेंगे सीधा के Q1 Q2, Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की वैल्यू क्या है कैपिटल Q अपॉन एल बाय रूट थ्री का स्क्वायर। तो मैंने देखा कि इसकी वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन एल स्क्वायर और थ्री अपॉन थ्री, तो ये थ्री ऊपर चला गया, के थ्री के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और यही मैंने देखा तो सेम, ये भी तो चार्ज क्यू है, ये भी तो चार्ज क्यू है, सेम डिस्टेंस है एल बाई रूट थ्री, एल बाई रूट थ्री है कि नहीं। तो आप हमेशा याद रखोगे ये डिस्टेंस होती है एल बाई रूट थ्री, ठीक है, बार बार ऐसे नहीं निकालोगे, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो यहाँ पे F2 भी है इज इक्वल टू F3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे F1 F2, तो यहाँ पे अब F1 और F2 का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 क्या है आपका F डैश है, और इसका भी रिजल्टेंट क्या, देखो अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे आप फॉर्मूले से कर सकते हो कि आपका जो F डैश आएगा वो रूट में F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस 120 जो एंगल है ना थीटा 120। लेकिन मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और 120 डिग्री इनका एंगल होता है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या आता है, रिजल्टेंट भी आता है एफ आर, रिजल्टेंट क्या आता है एफ ही आता है, ठीक है। तो यहां पर इसका रिजल्टेंट एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश क्या आ जाएगा, यही एफ आ जाएगा, है ना, इन दोनों तीनों इक्वल एफ मान लो, तो एफ आ जाएगा जो क्या है के थ्री के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और अब देखो जब आपका रिजल्टेंट एफ डैश है, तो अब देखा गया कि रिजल्टेंट एफ डैश है, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ये F1 F2 हटा दो, अब एफ डैश आ गया, तो आप देख सकते हो कि जो एफ डैश है वो किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएंगे सीधे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है एफ रिजल्टेंट क्या आ गया, फोर्स जीरो आ गया, क्या आ गया जीरो। क्या शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था, क्लियर है ना, ये जीरो आ गया फोर्स, इज इट क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े, तो हमारे सामने क्वेश्चन है एन इंफिनिटी नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter। जैसा क्वेश्चन वाला बोल रहा है वैसा कर दो। एक एक्स एक्सिस पे ये x is equal to क्या है 1 मीटर, x is equal to 2 मीटर, x is equal to 4 मीटर, और ये आपका x is equal to 8 मीटर, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, आपको पता है सो ऑन, इसमें क्या कह रहा है वो कि आपने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम, तो चार्ज की क्यू की वैल्यू क्या है 4 माइक्रोकूलम। देखो ये आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये 4 माइक्रोकूलम, अभी मैं इसको क्यू ही रख रहा हूँ, वैल्यू इसकी क्या है क्यू ही रख रहा हूँ, है ना, क्यू रख दिया मैंने। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। इस पर मैंने क्या रखा है, एक चार्ज क्यू रख दिया है, और क्यू की वैल्यू क्या है 1 कूलम है, माइक्रो कूलम नहीं, सिर्फ 1 कूलम है, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, जो क्वेश्चन जैसा बोल रहा था वैसे मैंने कर दिया है, ठीक है, 1 कूलम। अब अगर मान लो मैं बात करूं तो वही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर मान लो इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, और किधर लगाएगा, अगर मान लो ये पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा इधर, ये भी इस डायरेक्शन लगा इधर, ये भी इस डायरेक्शन लगा इधर, और सब यहाँ से इस पॉइंट पे लगेंगे तो डिस्टेंस, और सब एक ही डायरेक्शन में तो सीधे ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एफ एक ही डायरेक्शन, इसलिए मैं इधर सीधे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डैश 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 FN वेक्टर, तो सीधा आपका मैग्नीट्यूड F आ गया। इसकी वजह से फोर्स क्या है, के क्यू अपॉन, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये इस चार्ज की वजह से फोर्स F2 क्या है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, अब यहां से यहां तक क्या है 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर प्लस इस चार्ज पे के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। अब नेट फोर्स की मैं बात करूं, इस नेट फोर्स में
जो k q और q है इसको तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, डैश 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 चल रहा है। ठीक है, चलो अब ये अगर मान लो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाए तो हो जाए काम। तो आप इसको देखोगे तो ये एक लिखा हुआ है, इसको आप स्क्वायर सोल्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1/8 का स्क्वायर 64 एंड सो ऑन। तो ये आपके लिए कुछ और कुछ भी नहीं, एक क्या है, एक जीपी है। ये क्या है, एक जीपी है, दिख रहा है ना, 1/4, 1/16, 1/64 और एक इनफाइनाइट जीपी है। क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम ऑफ टर्म्स होता है a/1 माइनस आर, अगर r क्या है 1 से छोटा है और r 1 से बड़ा है तो r-1। ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं एस एम जो है, a जो है आपका क्या है 1 है, और r निकालूंगा ना, r क्या होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, है ना। तो 1/16 बाय 1/4, 1/4 आएगा, तो r क्या आ गया आपका 1/4। बस हो गया, ये इतना ही करना था, इतना ही दिमाग लगाना था, ये आईआईटी ने आपको दिमाग लगाने को बोला, बाकी तो सिंपल था, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन था। तो ये हो गया k q और इस ब्रैकेट में आ गया a क्या है 1/1 माइनस 1/4। तो f की वैल्यू आ गई k q अपॉन 4 माइनस 1 3/4। तो ये हो गया आपका 4/3 k q आपका फोर्स आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, आईआईटी का क्वेश्चन है, शानदार तो होगा ही। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे कर सकते हो। कैसे, जैसे ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कि अगर मान लो एक आपके पास में एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे चार चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, किसी एक चार्ज पर क्या निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, है ना, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज। किसी क्यू चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे भाई, ये होमवर्क है आपका आज। हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, हमने ये कर लिया, हमने ट्रायंगल वाला कर लिया। ठीक है, अब इसमें तो जीरो आया था, इसमें कोई जीरो थोड़ी आएगा, इसको आपको एक्सप्लेन करूं। देखो इधर कि अगर मान लो मैं देखूं तो यहाँ पे इस चार्ज पे निकाल रहा हूं, तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स होगा पॉजिटिव है, इसलिए इस डायरेक्शन में होगा। इस चार्ज की वजह से ये इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा मान लो ये। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। इसके साथ इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये, अरे ठीक है। और फाइनल क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आप घर पे करोगे। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ लिया, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, वेक्टर फॉर्म, ये सब चीजें हमने पढ़ी, और लास्ट में हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए। क्लियर? आई बात समझ में? और अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आप, एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप लिखो, नोट करो, और आपका ये क्या है, होमवर्क है। क्या है ये, होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कराया उस टाइप के क्वेश्चन है। तो आपका आज ये क्लास, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, है ना, कूलॉम्स लॉ पढ़ा हमने, इसकी कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज देखी, इसकी प्रॉपर्टीज देखी, और हमने इसमें वेक्टर फॉर्म देखा, वेक्टर फॉर्म देखा, और हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन देखा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, और ढेर सारे हमने क्या किए, एमसीक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। क्लियर? ठीक है, ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, डाउट है वो आपको कमेंट कर देना है, और इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक ध्यान रखें, मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।